मेरे को क्वेश्चन भेजा है अभी, अनम्यूट कर दो बेटा अपने आपको। आपने एक क्वेश्चन भेजा है, द अकाउंट्स, ध्यान से सुनेंगे सारे लोग, द अकाउंट्स इन विच द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, मर्केंडाइज और सर्विसेज को इजी कर दिया मैंने, गुड्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द अकाउंट्स इन विच द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर प्लेस्ड इज नोन एज। तो जिस अकाउंट में हम क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को लेके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अब ऑप्शन में दिया हुआ है नोट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल और डिस्काउंट रिसीवेबल। तो यहाँ सवाल क्या है? यहाँ पे सवाल है कि आपसे पूछा है कि जब हम क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स करते हैं तो वो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स किस अकाउंट पे जाते हैं? चार ऑप्शन आपके पास हैं, नोट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल एंड डिस्काउंट रिसीवेबल। तो परीक्षा ने तो पूछा ही है, उसके अलावा कोई अगर इसका जवाब देना चाहे, एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? हाँ स्निग्धा बताओ बेटा। अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल सही जवाब। आपको मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। अच्छा लगता ना अगर ऐसा कुछ होता तो है ना, मजा आता। फिर करेंगे ऐसी क्विज करेंगे हम, कौन बनेगा करोड़पति वाली। हाँ, पर अभी के लिए मैं आंसर समझा देता हूँ। परीक्षा बेटा, जब आप क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स करते हो तो क्या एंट्री होती है? एंट्री बताओ बेटा। सेल्स टू क्रेडिटर्स, नहीं, परचेजेस टू क्रेडिटर्स अकाउंट। दोबारा से सोच के बोल, पहले भी गलत बोल रही थी फिर दोबारा भी गलत बोल दी। पहले गलत बोल रही थी, सेल को डेबिट कर रही थी। सेल डेबिट कब होता है? और मैं क्या ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू परचेज की एंट्री बता रही है। सोच के बोल शांति से भाई, ये कुछ नहीं होता है, ये प्रेशर होता है बस। हाँ, एकदम से क्या पूछ लिया सर ने, एकदम दिमाग में जाए, सोच लो, कोई बात नहीं, आराम से सोचो, सोच के बताओ। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स क्या होती है? गुड्स क्रेडिट पे सेल हो तो डेटर्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। हाँ अब सही बोला ना, अब मुझे लग रहा है अच्छा सुनते हो। मैं तो घबरा गया था, मैंने कहा यार ये तो इतनी आसान एंट्री को गड़बड़ करेगी तो काम कैसे चलेगा। क्या होता है बेटा? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, अब डेटर की जगह अगर उसने साइन करके दिया हमें कागज के, मैं 1 हफ्ते में पैसे दे दूंगा, तो क्या आ जाता है? बिल्स रिसीवेबल। वेरी गुड। और अगर इन दोनों को हम इकट्ठा करें, डेटर और बिल रिसीवेबल को, तो कंबाइंड करके क्या बोलते हैं कैटेगरी को? ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल का ही दूसरा नाम होता है अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल को ही दूसरा नाम क्या बुलाते हैं? अकाउंट रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स बोथ डेटर एज वेल एज बिल रिसीवेबल। ठीक है, और ट्रेड रिसीवेबल को ही दूसरा नाम से बुलाते हैं अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर है अकाउंट रिसीवेबल। क्लियर हो गया बेटा? यस सर, थैंक यू। ओके, और किसको डाउट था? स्निग्धा आप नहीं, किसको था डाउट? अभी किसने? शगुन आपने हैंड रेस किया हुआ था, कोई डाउट था क्या? यस सर। पूछो बेटा। सर और जीएसटी के आपके डाउट से ट्रांजैक्शन। पहले, आपके डाउट से पहले प्लीज बाकी लोग अपनी अपनी कैमरा ऑन करेंगे। कैमरा ऑफ क्यों कर लेते हो? मना किया ना बेटा, कैमरा ऑफ मत रखा करो। मैं भी ऐसे पढ़ाया करूँ, मजा आएगा। ऐसे ऐसे कैसे ऐसे? हाँ जी, समझ में आ रहा सब अच्छे से? कैसा लग रहा है? करो भाई, ऑन करो, जल्दी जल्दी ऑन करो, जल्दी जल्दी। गलत बात होती है, एक ऑफ करता है एक एक करके सब गायब हो। ऐसे नहीं करा करो, मैंने पहले भी आपको बोला है बेटा। मजा नहीं आता ना एज ए टीचर, देखो मजा तभी आता है जब स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं, जब मैं आपका रिएक्शन नोट कर पाता हूँ कि हाँ आपको चीज समझ में आ रही है या नहीं। तनीषा और मलाइका बेटा आप भी प्लीज ऑन करो जल्दी से। तनीषा एंड मलाइका प्लीज जल्दी से कैमरा ऑन करो बेटा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तनीषा, कैन यू हेयर मी? तनीषा तो तू ऑन करके रखती थी, कहाँ गायब हो गई है? तनीषा आर यू देयर? आरव बेटा आपका भी ऑन रखो प्लीज। हाँ ऑन करके रखो, अच्छा लगता है यार। ठीक है, देखो अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई नेटवर्क का इशू है या कोई इशू, तब अलग बात है। ये क्या हो गया मेरा ऑफ, अभी ऑफ ही रह गया, तो ऑन ही नहीं हुआ। हाँ, अगर कोई इशू है, प्रॉब्लम है, ठीक है, तब फिर अलग बात है कि आप नहीं ऑन कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे नॉर्मली ऑफ मत रखा करो, गलत आदत नहीं डालो। ठीक है, चलो। तो किसका डाउट था? शगुन का। तो ऑन रहने देंगे प्लीज सब लोग। हाँ शगुन बताओ बेटा क्या डाउट था? सर जब
परचेज रिटर्न होता है तो सर उसमें ट्रेड डिस्काउंट के बाद हम उसमें जीएसटी भी माइनस करेंगे सर? अभी तो आएगा बेटा, अभी तो वो सिनेरियो आएगा, सीखेंगे। अभी मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं हूँ, अभी तो सिंपल परचेज और सेल की एंट्री सिखाई है आपको। अभी परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न पे तो पहुंचे ही नहीं, ठीक है सर ना। स्कूल में डाउट था सर। हाँ हाँ हाँ, मैं कराऊंगा। अरे मेरा कहने का मतलब है मैं आज कराऊंगा आपको, तो चिंता मत कर। ठीक है, तो परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इन सब की एंट्रीज और उसमें क्या होगा जीएसटी के ऊपर इम्पैक्ट, वो सब सीखेंगे। ठीक है, नॉर्मल परचेज और सेल ये एंट्री तो समझ आ गई। जीएसटी कैसे लगेगा, परचेज पे इनपुट, सेल पे आउटपुट। ठीक है, और परचेज पे जो इनपुट लग रहा है, इनपुट पे कौन सा वाला जीएसटी लगेगा, वो डिपेंड करेगा कि सेम स्टेट में है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। सेम स्टेट है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो आईजीएसटी। क्लियर हो गया गाइस। चलो तो जरा जल्दी से देखते हैं। अब मैं आपको आगे कराने वाला हूँ, और आगे कराने से पहले, अरे यार मैंने लगता है दूसरा वाला खोल दिया। चलो कोई नहीं, इसी से ही करना शुरू करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज नहीं पढ़ रहे, इसको बाद में पढ़ते हैं। पहले हम लोग इसके नीचे वाला पार्ट पढ़ लेते हैं कि जीएसटी किस किस पे लगेगा, किस चीज पे लग रहा है। ठीक है, इसको जरा मैं वापस से अनहाईलाइट कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है। तो ये नोट्स आपके पास ऑलरेडी है, मैंने जो जर्नल के नोट्स दिए हैं उसी के अंदर है। तो शुरू वाला जो था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे। जीएसटी किस किस पे लग रहा है बेटा। जीएसटी लगता है ट्रांजेक्शन ऑन विच जीएसटी चार्ज, किस किस पे, एक तो परचेज पे, परचेज ऑफ, किसको परचेज कर रहे हो, गुड्स को। ठीक है, या फिर सर्विसेज। ठीक है, क्लियर हो गया। या तो आपने गुड्स खरीदे या सर्विसेज खरीदी तो आपको जीएसटी लगाना है। सेम अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो भी लगेगा, तो सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज पे भी लगेगा। अब यहाँ एक चीज मैंने लिखी हुई है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, इंक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट। गाइस फिर एक एक करके बंद होने शुरू हो गए, भाई ये गलत बात है ना यार। अरम, परिका, ईशा, दिस इज नॉट डन यार, दिस इज नॉट डन। अभी आज ही समझाया यार, ऐसे मत किया करो। फिर मैं भी थोड़ी देर में बंद कर दिया करूंगा, स्टार्ट करूंगा फिर गायब। ईशा, मलाइका, परीशा, प्लीज ऑन करो बेटा। ऐसे नहीं करो यार, मैं आपको बार बार नहीं बोलना चाहता, लेकिन ऐसे नहीं करो ना, ऑन रखो उसको। हाँ जी, तो क्या लिखा है देखो, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या है, साथ में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट्स। इंक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट क्या मतलब, अगर आप फिक्स्ड एसेट खरीदोगे तो भी आपके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो मैंने तो गुड्स और सर्विस लिखा था, और गुड्स तो हम नॉर्मली किसको बोलते हैं, बिजनेस के कंटेक्स्ट में जिस चीज में डील करते हैं, है ना। अब उसके एंगल से सोचो, जो बेच रहा है, जो बेच रहा है उसके लिए तो गुड्स ही है कि नहीं है। भाई आप अगर मान लो सपोज करो फर्नीचर खरीद रहे हो, आप फर्नीचर खरीद रहे हो, आपके लिए हो सकता है ये एसेट हो, आपका काम हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का हो, पंखे, फ्रिज, आप ये सारी चीजें बेचते हो तो आपके लिए गुड्स ही है। लेकिन आप जिससे खरीद रहे हो फर्नीचर, उसके लिए तो वही गुड्स है कि नहीं है, ठीक है। तो वो तो उसपे भी जीएसटी लगाएगा। तो ये चीज याद रखना बेटा, जीएसटी सिर्फ परचेज और सेल वाली ट्रांजेक्शन तक ही लिमिटेड नहीं है। जो अपनी बुक्स में जब आप परचेज डेबिट कर रहे हो या सेल क्रेडिट कर रहे हो, सिर्फ वहां तक लिमिटेड नहीं है। जब आप फिक्स्ड एसेट खरीद रहे होगे, यानी जब आपने एंट्री करी होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट या फर्नीचर अकाउंट डेबिट या कार अकाउंट डेबिट, उसके साथ में भी जीएसटी आएगा। क्लियर हो गया, उस पर भी आपको जीएसटी पे करना है। लॉजिक समझ आया, क्योंकि आपके लिए ये जरूर फिक्स्ड एसेट हो सकता है, लेकिन सामने वाले के लिए तो गुड्स ही है ना, तो वो तो टैक्स लगाएगा इसके ऊपर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दूसरा परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, ये सब हो गया। अब इसके अलावा एक्सपेंसेस पे भी लगेगा, क्यों लगेगा जरा समझते हैं। एक्सपेंसेस में भी क्या आ जाता है, सर्विस एलिमेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं आप सर्विस दे रहे हो, किसी ना किसी तरह की सर्विस दे रहे हो, तो जिन चीजों पे आप सर्विस दे रहे हो, आप उसको अपने यहाँ पे किस नाम से दिखा रहे होगे, एक्सपेंस के नाम से। क्लियर। तो आप देखो जरा कौन कौन से एक्सपेंस है जिनके ऊपर जीएसटी लगता है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ किस पे लगेगा, एक्सपेंसेस पे। कौन कौन से एक्सपेंस पे लगेगा भाई, रेंट पे लगता है, कमीशन पे लगता है। तो आप अपनी बुक्स में जब रेंट की एंट्री करोगे तो सिर्फ रेंट टू कैश नहीं करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट जो भी जीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तो आप करोगे जो भी आएगा इसमें से, तो आप करोगे रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ आ रहा है, क्लियर है। तो जीएसटी यहाँ भी आएगा, और जो ये तो क्या नाम है, जिसको रेंट रिसीव हो रहा है वो क्या करेगा, आउटपुट जीएसटी लिखेगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ छोटा सा, शायद ये लिखा भी होगा, तो देखो लिखा हुआ क्या, नहीं एक्सेप्शंस पे आ गए, तो मैं यहाँ पे एक लिख के दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी, देखो, जब जो बंदा रेंट पे कर रहा होगा बेटा, वो तो एंट्री क्या करेगा, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है,
इनपुट जीएसटी, मैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कोई सा नाम नहीं लिख रहा, जो भी होना होगा वो आ जाएगा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ इनपुट जीएसटी, डेबिट टू कैश। और ये तो हो गया जो पे कर रहा है उसके लिए, जो रिसीव कर रहा होगा वो क्या करेगा, कैश डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड आ जाएगा, उसके लिए तो इनकम है, और टू आउटपुट जीएसटी। समझ आ रही है बात? एक तो एग्जांपल लिख के दिखा दिया मैंने इसलिए आपको, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके लिए एक्सपेंस है उसके लिए क्या आएगा, रेंट इनपुट जीएसटी टू कैश, और जिसके लिए इनकम है उसके लिए क्या आ जाएगा, कैश टू रेंट रिसीव टू आउटपुट जीएसटी। देखो नीचे इनकम का भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इनकम में भी था ना पहला, देखो रेंट रिसीव, इसी तरह कमीशन रिसीव, तो मैंने उसका यहाँ पे एक तरह से उसका भी एग्जांपल दे दिया। क्यों लग रहा है लॉजिक समझ आया? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इन सब जगहों पे सर्विस एलिमेंट इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो जीएसटी के जब जीएसटी आया था तो उन्होंने बताया था कि कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगेगा, तो हमने उस डेफिनेशन के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगता है, ठीक है। सारी सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है, कुछ एक्सक्लूडेड भी है, अभी आएंगे हम कौन से सर्विसेज एक्सक्लूडेड है, किस पे जीएसटी नहीं लगता, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो एक्सपेंस पे किस किस पे लग रहा है बेटा, रेंट पे, कमीशन पे, टेलीफोन एक्सपेंस पे, जब आप अपना मोबाइल चार्ज कराते हो तो आपको कभी नोटिस करना उस पर भी जीएसटी लगा होता है। जो टोटल आप अगर प्रीपेड कर रहे हो तो प्रीपेड में जीएसटी इंक्लूडेड होगा, उसमें बताएगा कितना आपका रिचार्ज अमाउंट है और उसके साथ में जीएसटी कितना, और अगर पोस्ट पेड होगा तो बिल में चेक करना, बिल में लगा हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। इसी तरह इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर मैं कोई भी इंश्योरेंस पे करता हूँ तो उसके साथ में जीएसटी भी लगा होता है। बैंक चार्जेस, बैंक अगर कोई चार्जेस लेता है, बैंक चार्जेस क्या होते हैं, बैंक किस चीज के चार्जेस लेता है, फॉर एग्जांपल बैंक आपको फैसिलिटीज दे रहा है, क्या फैसिलिटीज दे रहा है, एटीएम कार्ड दे रहा है, आपको एसएमएस फैसिलिटी दे रहा है कि जब भी कुछ भी आपके बैंक में डेबिट या क्रेडिट होगा तो फट से एसएमएस आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा चेक बुक दे रहा है, बहुत सारी फैसिलिटीज देता है बैंक आपको, तो जो फैसिलिटीज दे रहा है उसके चार्जेस अगर वो ले रहा है तो उसके ऊपर भी यहाँ पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि उसमें सर्विस एलिमेंट इंक्लूडेड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भाई अगेन ये तो सामने वाले के लिए गुड्स ही हो गया ना, अगर देखा जाए तो आप खर्चे में दिखा रहे होगे एक्सपेंस के नाम से, पर उसके लिए तो गुड्स ही है जो बेच रहा है। फ्रेट, भाड़ा, वो अब क्या अपनी सर्विस दे रहा है भाई ट्रांसपोर्टेशन की। पोस्टेज एंड कुरियर, अगेन वो सामान इधर से जो भी आपका लेटर वगैरह है इधर से उधर ले जाने की सर्विस दे रहा है, तो इन सब चीजों पे क्या होगा, जीएसटी लगेगा। क्लियर हो गया? तो मोटा मोटा अगर याद करना हो बेटा, तो याद करने के लिए सिंपल सा मैं तरीका बता रहा हूँ किस किस पे लगता है। सबसे पहले परचेज पे लगेगा, चाहे वो आप गुड्स खरीद रहे हो, गुड्स इंक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट, कुछ भी खरीद रहे हो गुड्स सर्विसेज, उस पे लगेगा। सेकंड, मतलब पहले सिंपल याद रखो, परचेज ऑफ गुड्स याद रखो, सर्विसेज को हटा दो, सर्विसेज वाला पार्ट तो एक तरह से एक्सपेंस पे कवर हो जाएगा, एक्सपेंसेस में जो लिख रहा हूँ वो सर्विसेज ही तो है सारी, तो आप सिंपल याद रखो परचेज ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट, उस पे लगेगा। सेकंड, सेल ऑफ गुड्स। थर्ड, एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस है, सारे नहीं है बेटा, कुछ एक्सपेंसेस जिन पे लगता है। और फोर्थ, कुछ इनकम पे लगेगा। क्लियर हो गया? समझ आई मेरी बात? हाँ जी, अब जरा एक बार पहले डाउट्स ले लेते हैं। परीक्षा, आप पहले बताओ क्या डाउट है बेटा, फिर आगे चलते हैं। सर इनपुट जीएसटी तो फिर हमेशा एसेट या एक्सपेंसेस पे लगेगा और आउटपुट रेवेन्यू पे। हाँ बिल्कुल ऐसे कह सकते हो बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने। अगर आप वही ध्यान से सुनो जरा, परीक्षा ने क्या कहा, एक तरह से एनालाइज करके उसने सही चीज बोली कि इनपुट जीएसटी हमेशा किस पे आ रहा होगा, या तो कोई एसेट आप खरीद रहे होगे, या फिर आप कोई एक्सपेंस कर रहे होगे, तो एक्सपेंस और एसेट डेबिट हो रहे होंगे, इसके साथ में इनपुट जीएसटी डेबिट हो जाएगा। और जो रेवेन्यू आप अपने बुक्स में कर रहे होगे, बुक कर रहे होगे, यानी सेल बुक कर रहे होगे या फिर कोई और इनकम जैसे रेंट रिसीव वगैरह बुक कर रहे होगे, तो वो जैसे क्रेडिट होगा उसके साथ में आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? तो बिल्कुल सही एनालिसिस करके बोला। और कोई डाउट बेटा? किसी और को कोई डाउट? लाइ हाँ सर लाइबिलिटी पे कौन सा आएगा? लाइबिलिटी पे कोई नहीं आता बेटा, एसेट तो आप खरीद रहे हो ना, ठीक है, लाइबिलिटी पे कोई नहीं आएगा। एसेट में तो आपके पास कुछ गुड्स आ रहे हैं, और उसका लॉजिक अभी समझ में आएगा क्यों नहीं आता। चलो आगे। ओके, अब जरा आगे चलते हैं। क्या लिखा है, ट्रांजैक्शंस ऑन विच जीएसटी इज नॉट चार्ज, इन चीजों पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। तो अगर आपका जीएसटी का क्वेश्चन है तब भी इन चीजों पे, इन ट्रांजेक्शन पे जीएसटी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, लॉजिक समझते हैं। पहला देखिए जरा क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ओनर ने पैसा लगाया, ठीक है, और साथ में क्या लिखा, कैपिटल विड्रॉल, ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया। अब ओनर ने पैसा लगाया या पैसा निकाला, क्या इसमें कोई सर्विस एलिमेंट या गुड एलिमेंट आया? क्या उसने कोई गुड्स लगाया या कोई उसने सर्विस दी? नहीं, उसने सिर्फ पैसा दिया या सिर्फ पैसा निकाल लिया।
जब सिर्फ प्योर मनी की ट्रांजेक्शन होती है, सिर्फ पैसा इधर से उधर जा रहा है, कोई गुड्स या सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर हो रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब सिर्फ प्योर मनी की ट्रांजेक्शन, पैसा इधर से उधर गया बस, लेकिन बदले में कोई सर्विस या कोई गुड्स का इधर से उधर हेर फेर नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो सिंपल, पहली ट्रांजेक्शन समझ आ गई, ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में या बिजनेस से पैसा निकाला, सिर्फ मनी की ट्रांजेक्शन। दूसरा देखते हैं, कैश डिपॉजिटेड या विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अगेन देखो क्या हो रहा है, मैंने बैंक में पैसे जमा कराए या बैंक से पैसे निकाले, कहीं कोई सर्विस एलिमेंट या कोई गुड्स एलिमेंट नहीं आया, ना गुड्स गए ना गुड्स आए, ना कोई सर्विस ली ना कोई सर्विस। हाँ, बैंक जो सर्विस दे रहा है उसके लिए तो वो बैंक चार्जेस करेगा, तो उस पर लगेगा, वो अलग है, वो तो बैंक चार्जेस की एंट्री में आ जाएगा। लेकिन अभी जब मैं पैसे निकाल रहा हूँ और पैसे डाल रहा हूँ, इस ट्रांजेक्शन में ना कोई एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, ना ही एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। क्लियर हो गया? सिमिलरली अगला देखो, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने चेक डिपॉजिट कराया बैंक में, ठीक है, हमने बैंक में चेक जमा कराया, किसी ने हमें चेक दिया था, हमने जमा कराया। अगेन प्योर सिर्फ क्या हो रहा है, पैसा इधर से उधर जा रहा है। हाँ, अब इस ट्रांजेक्शन के दो लेग समझते हैं। ऐसा हो सकता है मैंने किसी को माल पहले बेचा हो और उसने मुझे चेक दिया। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। पहला हो सकता है कि मैंने माल किसी को बेचा और उसने मुझे चेक दिया। अगर मैं ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ, यानी मैंने उसको माल बेचा, तो पहली एंट्री क्या हुई होगी, डेटर टू सेल्स। जब मैंने ये एंट्री करी डेटर टू सेल्स, तब जीएसटी लग जाएगा इस एंट्री पे। समझ में आया? तब जीएसटी इस ट्रांजेक्शन पे लग जाएगा। एंट्री क्या होगी, डेटर डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट जीएसटी, जो भी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जो भी होगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ कि एंट्री बनेगी, क्या होगी एंट्री, सॉरी क्या बताई मैंने आपको, सेल की एंट्री बताया था, डेटर डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट जीएसटी। समझ आया? तो इस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी लग गया। लेकिन अगली ट्रांजेक्शन, सेपरेट ट्रांजेक्शन मैं बोल रहा हूँ कि अब मेरे को डेटर से पैसे मिले। गाइस एक सेकंड रुकना, सॉरी जरा फोन आ रहा है बार बार, एक सेकंड, सॉरी, हाँ, सो सॉरी, जस्ट अ सेकंड। हेलो, हाँ जी, पता नहीं यार, मैं क्लास में हूँ अभी। अच्छा एक, ठीक है, मैं खोल ही देता हूँ ना, तो अभी अरे यार। हाँ जी गाइस, हाँ जी, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करें सब लोग। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि बेटा देखो, पहली ट्रांजेक्शन हुई सेल की, वहां पे जीएसटी लगा। ठीक है, तो एंट्री क्या हुई, फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लो। अरे यहाँ लिखा हुआ भी है मैंने, ये सॉरी मैं क्यों एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ भी है, देखो एग्जाम्पल क्या लिखा है, अर्नव, अर्नव टू सेल्स टू, जो भी जीएसटी था, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। तो टोटल अर्नव से पैसे आने हैं कितने, अब 1,10,000। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन में जीएसटी लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल परचेज ऑफ गुड्स है। अब अगली ट्रांजेक्शन देखो, ये जो अर्नव था उससे पैसे आ गए, अब जब पैसे आए तब दोबारा से थोड़ी ना कोई सेल परचेज हुआ। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है। जब मेरे पास पैसे आए तब थोड़ी ना कोई सेल परचेज हुआ, तब तो सिर्फ मनी इधर से उधर हुई। तो सेकेंड एंट्री में सिर्फ क्या आएगा, कैश टू अर्नव, यहाँ पे कोई जीएसटी दोबारा से नहीं आएगा। लॉजिक समझ आ रहा है? क्लियर है? हाँ जी, मैं डाउट्स ले लेता हूँ पहले। यहाँ पे दो डाउट्स मेरे को दिख रहे हैं। परीक्षा, आपका क्या डाउट है बेटा? सर जब ओनर गुड्स इंट्रोड्यूस करता है तब लगेगा जीएसटी? नहीं बेटा, तब भी वो सेल नहीं कर रहा है, उसको सेल नहीं मानते हम।
नॉर्मल सिनेरियो देखो, क्या बोलते हैं, जब हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं, इट वुड डिपेंड अपॉन कि लीगली किस तरीके से हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर हम उसको लीगली ट्रांसफर मानेंगे, सेल ऑफ गुड्स मानेंगे, फिर तो लगेगा। अगर हम ये लेके चले कि लीगली दोनों अलग अलग चीजें हैं, देखो अभी क्या होता है, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मान के चलते हैं कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है, ठीक है, हम इसके एंगल से तो मानते हैं। लेकिन लीगली जब मैं चलता हूँ ना, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग लीगली नहीं होते, ठीक है। तो एक सेकंड गाइस, हाँ जी सॉरी। तो लीगली अगर मैं बात करूँ ना, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ये दोनों अलग अलग नहीं होते। पार्टनरशिप में और कंपनी में बिजनेस और बिजनेसमैन लीगली भी अलग अलग होते हैं। यानी अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूँ, जो अभी स्ट्रक्चर आप नहीं पढ़ रहे हो वो आगे जा करके आएगा। तो पार्टनरशिप में अगर मैं बात करूं तो लेट से मैं और आप पार्टनर हैं, हम दोनों ने मिलकर एक फर्म बनाई, तो फर्म का नाम दिया लेट से परीक्षा एंड राहुल लिमिटेड, ठीक है। अब परीक्षा एंड राहुल करके जो हमने नाम दिया है फर्म का, बेटा वो भी लीगली एक अलग एंटिटी मानी जाती है, लीगली लॉ के हिसाब से एक अलग एंटिटी मानी जाती है। तो वहां भी ट्रांसफर माना जाएगा कि आपने जो गुड्स है ट्रांसफर किया। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं माना जाता। अगर मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूं और मैंने कोई गुड्स ट्रांसफर किए हैं, तो ऐसे केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में फर्म का स्टेटस कुछ अलग नहीं होता, अलग से लीगल एंटिटी नहीं मानते उसको, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसलिए कंफ्यूजिंग लग रहा है ये चीज, क्योंकि आपने अभी लॉ नहीं पढ़ा है। जब आप लॉ में आओगे, आगे जाकर के लॉ पढ़ोगे, अभी तो आप सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। अकाउंटिंग के एंगल से हमेशा अलग है, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप बोलो, चाहे पार्टनरशिप बोलो, चाहे आप कंपनी बोलो, किसी भी स्ट्रक्चर को बोलो, बिजनेस और बिजनेसमैन हमेशा अलग है। लेकिन लॉ के हिसाब से क्या हम उनको अलग अलग मानते हैं या नहीं मानते, तो उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं मानते, दोनों को एक ही मानते हैं, बाकी स्ट्रक्चर्स में अलग मानते हैं, ठीक है। तो अगर अलग अलग है और हम इसको एज अ सेल ही मान रहे हैं एज पर लॉ ऑल्सो, तो फिर लगे, ठीक है। हाँ निशाद बताओ बेटा, क्या डाउट है? सर सेम डाउट। ओके, क्लियर हो गया बेटा। अच्छा आगे चलते हैं। तो देखो, जहां सिर्फ प्योर, ध्यान से समझो, ये ट्रांजेक्शन सारी की जो अभी आ रही है, अभी मैं ऊपर से डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ प्योर मनी इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। पैसे सिर्फ ट्रांसफर हो रहे हैं, या तो आपके पास से किसी और के पास जा रहे हैं या किसी और से आपके पास आ रहे हैं, लेकिन इस ट्रांजेक्शन में कहीं भी गुड्स या सर्विसेज सेल या परचेज नहीं हो रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक हो गया बेटा। अगला क्या है? कैश रिसीव या पेड टू थर्ड पार्टी। उसी का एग्जांपल था ये वाला, जो कैश रिसीव मिला आपको अर्नव से, या आप पे कर रहे हो। परचेज वाली ट्रांजेक्शन में आप पे कर सकते हो, आपने किसी से परचेज किया, जब परचेज किया होगा उस ट्रांजेक्शन पे इनपुट जीएसटी लगेगा, लेकिन उसके बाद जब फर्दर पेमेंट की ट्रांजेक्शन होगी उस पर नहीं लगेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस। सैलरी वेजेस किसको दे रहे होंगे? एम्प्लॉयज या वर्कर्स को। अच्छा पहले थोड़ा सा फर्क यहाँ ये भी समझ लेते हैं, सैलरी और वेजेस अलग अलग वर्ड यूज हो रहे हैं बेटा। सैलरी वर्ड यूज हो रहा है आपका एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉयज कौन होते हैं? व्हाइट कॉलर वर्कर्स, जो कि ऑफिस में काम करते हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे अपने लोग हो गए, वो उनको हम बुलाते हैं एम्प्लॉयज। और जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो फिजिकल लेबर करते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं? वर्कर, ठीक है। उनको बुलाते हैं ब्लू कॉलर एम्प्लॉय। अगर आप ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा ऑफिस में व्हाइट कलर की शर्ट पहन के, टाई पहन के लोग जा रहे होते हैं, वो पढ़े लिखे लोग हो गए, ठीक है ना। और जो फैक्ट्री होती है वहां पे नॉर्मली ब्लू कलर की यूनिफॉर्म चलती थी पहले, तो इसलिए उनको ब्लू कॉलर एम्प्लॉय बोले जाते थे। आपने पिक्चरों में शायद देखा हो कभी के बड़े सारे एम्प्लॉय वर्कर्स, जो सॉरी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, और उन्होंने फैक्ट्री में ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है सबने, इसीलिए ब्लू कॉलर एम्प्लॉय बोलते हैं, ठीक है। तो बस यही फर्क होता है। अदरवाइज जो भी इनको चाहे सैलरी पे कर रहे हो चाहे वेजेस पे कर रहे हो, इनके ऊपर इस कोई भी जीएसटी नहीं लगता। अब अगर मैं यहाँ समझूं तो ये तो सर्विस दे रहे हैं, अगर देखा जाए तो ये तो सर्विसेज दे रहे हैं भाई, ये तो काम कर रहे हैं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं लगता? यहाँ इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट माने जाते हैं बिजनेस में, ठीक है। ये एक तरह का बिजनेस का ही पार्ट माना जाता है। बिजनेस अगर किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहा होता है तो फिर वहां पे आपका सर्विस एलिमेंट काउंट होता। यानी अगर ये काम हम अपने एम्प्लॉयज से ना करा करके किसी और से कराएंगे तो ऑब्वियसली उस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर अपने ही एम्प्लॉयज से हम कुछ काम करा रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। तो सैलरी और वेजेस पे जीएसटी नहीं लगता है। क्लियर हो गया। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार ने जानबूझ करके जीएसटी से बाहर कर दी है, ताकि कंज्यूमर पे ज्यादा बर्डन ना पड़े। देखो पहली क्या है? वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल दोनों चीजें बाहर करिए, क्योंकि दोनों बेसिक नेसेसिटी हैं बेटा।
तो उसको कह दिया गया है कि भाई अगर इस पे भी जीएसटी लगाएंगे तो फिर जो बेसिक एमिनिटीज है वो और महंगी हो जाएंगी। तो इसलिए बिजली के बिल और पानी के बिल पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, आगे चलते हैं। कन्वेंस एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंस हो गया जो और क्या बोलते हैं, और घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने का जो आपका खर्चा होगा। ठीक है, तो अगर आप किसी को कन्वेंस एक्सपेंस दे रहे हो तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि इंटरेस्ट किसके लिए पेमेंट हो रही है, इंटरेस्ट की, जो आप पैसा यूज कर रहे हो। इसमें भी अगेन कोई सर्विस नहीं है, कोई बंदा आके आपको सर्विस नहीं दे रहा है, कोई काम करके नहीं दे रहा है, सिर्फ क्या है, आप पैसा यूज कर रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो इस पे भी जीएसटी नहीं लगता। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ये तो वैसे ही एक नोशनल एंट्री है भाई, अगर देखा जाए यहाँ तो कोई वैसे भी क्या नाम है, ना कोई सेल और परचेज ऑफ गुड्स है, ना ही सर्विसेज है, ये तो हम सिर्फ एक नोशनल एंट्री डालते हैं वियर एंड टियर के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, इस एंट्री में भी जीएसटी नहीं आएगा। मैंने आपको बोला कुछ सर्विसेज सरकार ने बाहर कर रखी हैं जीएसटी से, स्पेशली कंसीडरिंग कि महंगी ना हो। तो क्या क्या है, एजुकेशनल सर्विसेज, तो एजुकेशनल सर्विसेज कुछ है जो बाहर है, उन पे जीएसटी नहीं लगेगा। हेल्थ सर्विसेज, लेकिन सिर्फ कंसल्टेंसी, यानी अगर डॉक्टर से आप फोन करके या डॉक्टर से आप जाकर के सिर्फ समझ रहे हो कि क्या बीमारी है, क्या करना चाहिए उस पर, वो सिर्फ कंसल्टेशन दे रहा है तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो ऑपरेशन कर रहा है, सर्जरी कर रहा है तो लगेगा। ठीक है, ये फर्क आ जाएगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट, सरकार को अगर कोई सर्विसेज दे रहे हो तो उस पर नहीं लगेगा, सरकार ने अपने आप को बाहर कर दिया है कि भाई अगर तुम मुझे कुछ दोगे तो मेरे पास जीएसटी मत लगाओ। क्लियर है, तो उन्होंने अपने आप को बाहर रखा है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू एम्बेसीज, एम्बेसीज समझते हो कौन होते हैं, कौन बताएगा भाई एम्बेसीज कौन होती है, एनीवन, जल्दी से रेज योर हैंड। भव्या, भव्या बताएगा, अरे बताएगा नहीं बताएगा, मुझे लगा ऐसे ऐसे कर रहा है। हाँ भव्या, क्या अच्छा नहीं मना कर रहा है, नहीं बताएगा। चलो नव्या बताएगी, नव्या बताओ बेटा। जैसे पाकिस्तान थोड़ा जोर से embassy बेटा, हो तेरा गई, माइक ऊपर करके। हाँ सर जैसे यूएस एम्बेसी हो गई और बाहर की कंट्रीज की जो एम्बेसी मतलब इंडिया में सेटअप हो जाती है, ताकि हाँ, ताकि ऐसे बोलो बोलो। मतलब उनकी जो जैसे सर्विसेज हम लोग मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ होता है, इंटरनेशनल कनेक्शन। हाँ, काफी हद तक तूने सही कवर कर लिया है। चल एक बार ईशा को मौका देते हैं, काफी हद तक कवर करने की कोशिश की, बताओ ईशा। सर जब फॉरेन से कोई एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड कोई भी लाइक एक पर्सन हाँ आता है या फिर हाँ, हमारा भी जाता है तो फिर उसको एम्बेसी कहते हैं। नहीं आता है जाता है उसे थोड़ी ना एम्बेसी राजदूत। कहते हैं, हाँ सर। उसे एम्बेसी नहीं कहते हैं, वो तो राजदूत होता है, एम्बेसडर। कंफ्यूज हो गई तू हिंदी इंग्लिश में, राजदूत होता है एम्बेसडर, एम्बेसी को राजदूत नहीं कहते। राजदूत तो हो गया जो बंदा आ रहा है जा रहा है, यानी एम्बेसडर। ठीक है, यानी जो एम्बेसी में काम कर रहा होगा उस कंट्री के बिहाफ पे, उसे कहते हैं राजदूत। ठीक है, एम्बेसी को हिंदी में क्या कहते हैं वैसे मुझे याद नहीं आ रहा, एम्बेसी क्या होता है भैया, एम्बेसी एम्बेसी होता नहीं आता तो एम्बेसी एम्बेसी होता है। ठीक है, तो देख लेना क्या होता है हिंदी में, मुझे याद नहीं क्या बोलते हैं। हाँ स्निग्धा क्या होता है, बताओ बेटा, मैं उसके बाद मैं डिटेल में बताता हूँ, जल्दी सर से। जैसे हर कंट्री में दूसरे कंट्रीज की एम्बेसीज होती हैं, ताकि जैसे लोग बाहर जाते हैं, इंडिया से कोई बाहर जा रहा है तो वीजा चाहिए, तो आपको एम्बेसी जाना होगा वीजा लेने के लिए और हाँ, परमिशन लेने के लिए वहां जाने के लिए। तो इससे मतलब तो ऐसा लगता है कि एम्बेसी का पर्पस सिर्फ वीजा देना होता है नहीं लेकिन ये मतलब भी ये होता है, पर्पस ये भी होता है, वेरी ये गुड। है, हाँ। बट तूने नहीं, तूने गलत नहीं बोला है, लेकिन मैं सिर्फ ये चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये पर्पस नहीं होता। देखो भाई ध्यान से सुनना, और शायद आप लोगों ने कभी रेडियो पे ऐड सुना हो, रेडियो पे पहले बीच में बहुत ऐड आता था, आजकल तो पता नहीं, मैंने रेडियो सुनना थोड़ा कम कर दिया इसलिए आइडिया नहीं है, पहले तो बहुत आता था कि अगर कोई भी आप किसी भी देश में जा रहे हो तो भारतीय दूत, अरे याद आ गया, राजदूत होता है हाँ भाई ईशा, राजदूत होता है एम्बेसडर, और एम्बेसी होता है दूतावास। वो ऐड बताते बताते याद आ गया। हाँ, तो वो कहता है कि अगर आप किसी देश में जा रहे हो बाहर, इंडिया से बाहर जा रहे हो, तो इंडिया के दूतावास में जरूर मिले, इंडिया के दूतावास में जाकर के जरूर मिले। क्यों बोलता है वो ऐसा, वो इसीलिए बोलता है कि हमारे लोग वहां पे प्रेजेंट है, आप किसी भी लिए अगर कभी भी कोई तकलीफ होती है आपको, तो आप उनसे जाकर के मिल सकते हो। देखो सीधी सी चीज है बेटा, आप अपने घर में सेफ रहते हो, घर में अपने आप को सेफ मानते हो, क्यों, क्योंकि घर में आपको सारे लोग जानते हैं। आप अगर मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे,
अभी मान लेते हैं दिल्ली में है, दिल्ली से आप अगर मुंबई जाओगे तो 2 बार सोचोगे यार वहाँ पता नहीं कौन लोग है, कैसे लोग हैं, मैं जानती नहीं हूँ, कल को कोई प्रॉब्लम आई तो किसको पकड़ूंगी। हाँ, यहाँ तो सब है जान पहचान वाले, है ना। तो वहाँ क्या करते हो फिर, वहाँ ढूंढते हो कोई जान पहचान वाला। हाँ भाई, मौसी मौसा, कोई ताऊ ताई, मामा मामी, कोई मिल जाए जिसको, होता यही होता है ना बेटा। कभी आप जाते हो तो बोलेंगे अरे उनसे बात कर लेना, ये है वहाँ पे जान पहचान वाले, इनके नंबर नोट कर लो कभी भी दिक्कत आए तो। और फिर जब इंडिया से बाहर जाओगे तो क्या करोगे, अब तो सरकार भी चेंज हो गई, अब तो सरकार भी आपकी नहीं रही, सरकार भी दूसरी है, तो क्या करोगे। तो सरकार ने भी सेम चीज कह रखा है, अरे चिंता मत करो, जैसे तुम मामा मामी के नंबर ले रहे थे, हमारे नंबर ले लो, हमारा ऑफिस है वहाँ पे, तो कोई परेशानी हो हमें, यानी किसको, भारतीय दूतावास को, यानी इंडियन एम्बेसी, इसको बोलते हैं इंडियन एम्बेसी, ठीक है। इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट कर लेना। तो इंडिया ने अपने एम्बेसी यानी अपने ऑफिसेज सारी कंट्रीज में, आई थिंक ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में ही होगा, सारी कंट्रीज में अपने ऑफिसेज खोल रखे हैं। उसका पर्पस यही है कि अगर कोई इंडियन वहां जाता है और कोई प्रॉब्लम फेस करता है, यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर ऑफिस एंड डिस्कस योर प्रॉब्लम एंड दे विल प्रोवाइड योर सॉल्यूशन। सो दिस इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। हाँ, एक काम उनका वीजा प्रोवाइड करना भी होता है भाई। ऑब्वियसली अगर मान लो, अब मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, या मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, या यूएस जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो उनके ऑफिसेस खुले हुए हैं उस रिस्पेक्टिव कंट्रीज के, वो लोग फैसिलिटेट करते हैं वीजा प्रोसेस करने में, ताकि आप वहाँ पे आराम से जा सको। तो उनका ये काम भी होता है, ठीक है। बट मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ताकि उन लोगों को फैसिलिटी मिल सके, अपने जो भी उनके खुद के लोग वहां आ रहे हैं उस कंट्री में, उनको सपोर्ट दे। क्लियर हो गया, समझ आ गई, मोटा मोटा क्लियर हुआ बेटा। अब इनको क्योंकि सारी सब ये ऐसे होता है, रेसिप्रोकेट हो रहा होता है। इंडिया में बड़े सारे एम्बेसी खुले हुए हैं, अलग अलग कंट्री के ऑफिसेस खुले खुले हुए हैं यहाँ पे। इसी तरह इंडिया ने भी अलग अलग कंट्रीज में ऑफिसेस खोल रखे हैं। तो ये आपस में इनका एग्रीमेंट होता है बेटा कि एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेशल प्रिविलेज देते हैं। तो आप उनमें से एक प्रिविलेज ये भी है कि अगर कुछ भी आप एम्बेसी को बेचोगे या कोई भी चीज, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, तो आप उस पर जीएसटी नहीं लगाओगे। तो जीएसटी यहाँ पे उनसे एग्जम्प्ट कर। क्लियर हो गया, सरकार उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। क्लियर, आगे चलते हैं। एडवांस पेड अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स। अरे वाह, अब ये देख लो भाई, मजेदार चीज है। परचेज तो दिख रहा है यहाँ पे, तो फिर नहीं, अभी परचेज हुआ नहीं है, अभी सिर्फ एडवांस पेमेंट है। तो ध्यान से देखो, अगर आप एडवांस पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होगी, एडवांस फॉर परचेज टू कैश अकाउंट। मान लेते 10,000 रुपए का आपने एडवांस दिया, समझ आई बात। तो आपकी एंट्री ये होगी बेटा, एडवांस फॉर परचेज टू कैश। इसमें जीएसटी नहीं आएगा, अभी सिर्फ एडवांस हुआ है। जब परचेज की एंट्री होगी तब आएगा। तो मैं अगली एंट्री कर देता हूँ, परचेज डेबिट। मान लेते हैं हमने एडवांस दिया था 10,000 का, माल खरीदा 1 लाख का, तो ये लो जी, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, और इनपुट आईजीएसटी लेके चल रहा हूँ मैं एक बार को। मान लेते हैं जी आईजीएसटी कितना है, 5% ले लेता हूँ, 5,000, ठीक है। तो टोटल 1,05,000 पे करने थे, जिसमें से अभी एडवांस यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, एडवांस फॉर परचेज 10,000, और जो बैलेंस होगा, कितना बैलेंस बच गया 95, उसको पे कर देते हैं कैश 95,000। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जीएसटी आएगा, लेकिन जो एडवांस वाली एंट्री है उसमें नहीं आएगा। लॉजिक समझ आ रहा है, क्योंकि उस समय कोई सेल परचेज नहीं हुई है, इस समय सिर्फ एडवांस आपने पे किया है। क्लियर है गाइस। इनकी फोटो खींचना चाहो तो भाई फोटो खींच लो, क्योंकि फिर मैं रब करके आगे चलूंगा। ये आपकी ट्रांजेक्शन हो गई जिन पे जीएसटी लगता है, और जिन पे नहीं लगता, सॉरी अब ये वाली है जिन पे नहीं लगता, ये जो 14 बताई है जिन पे नहीं लगता, इससे ऊपर बताई थी जिस पे लगता है। चले आगे, हाँ जी पक्का, चलो आगे चलते हैं। देखें सर अब आगे क्या है, और बात, ट्रांजेक्शन ऑन विच जीएसटी इज रिवर्स्ड। अब भाई आपने पहले जीएसटी लगा दिया, अब तो रिवर्स करा रहे हो, ये क्या लॉजिक है समझते हैं। देखो सबसे पहला सिंपल, पहला और दोनों का देख रहे हैं, इनपुट का भी और आउटपुट का भी, दोनों केसेस में रिवर्स हो सकता है। इनपुट जीएसटी जो आपने पहले लगाया था वो भी रिवर्स हो सकता है, और आउटपुट जीएसटी जो लगाया था वो भी हो सकता है। पहले इनपुट जीएसटी की बात करते हैं। इनपुट जीएसटी में अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले जो अंडरलाइन किया हुआ ना परचेज रिटर्न, इस पे फोकस करते हैं। सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं कि अगर आपने परचेज किया तो आपने क्या एंट्री करी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी डेबिट टू कैश या टू क्रेडिटर, जो भी नाम हो, यही होगा, यही एंट्री होगी। अब जब आपने परचेज रिटर्न कर दिया, यानी माल जो आया था उसमें कुछ कमी थी, कुछ माल खराब था या कुछ भी प्रॉब्लम थी, अब आपने माल वापस कर दिया, तो भाई उसको जीएसटी भी तो रिवर्स कराओगे उतना, या नहीं कराओगे जितने का माल वापस किया है। हाँ नहीं, सरकार को फ्री फंड में जाने दोगे पैसे, नहीं।
जीएसटी भी तो रिवर्स होगा ना उतना। तो यानी अगर आपने कुछ परचेज किया था तब इनपुट जीएसटी लगा था, जब आप उस परचेज को रिटर्न कर रहे हो, जब उसको रिवर्स कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको जीएसटी को रिवर्स करना होगा। तो यानी एंट्री क्या होगी परचेज रिटर्न की, जरा मुझे एक बार बताओ, कौन बताएगा परचेज रिटर्न की एंट्री? एनीवन? हाँ निशाद बताओ बेटा। सर हो जाएगा क्रेडिटर या कैश अकाउंट डेबिट। हाँ तो मैं कैश ही ले लेता हूँ या क्रेडिटर ले लेते हैं। Yes, चलो मान लेते हैं रोहित है, तो रोहित डेबिट टू सर टू परचेजेस अकाउंट पे टू जीएसटी अकाउंट। परचेज नहीं, परचेज रिटर्न होता है ना, परचेज ही सुनना होगा। टू परचेजेस रिटर्न। परचेज रिटर्न में तो परचेज रिटर्न नाम आता है ना पूरा, उसके परचेज के साथ में रिटर्न वर्ड ऐड हो जाता है, सिमिलरली सेल के साथ सेल रिटर्न हो जाता है ना। तो मेन बेसिक एंट्री ये होती थी बेटा, हमारी बेसिक एंट्री ये होती थी, रोहित टू परचेज रिटर्न होता है, जो भी पार्टी है टू परचेज रिटर्न। अब साथ में क्या हो जाएगा, जैसे वहां परचेज के साथ जीएसटी चिपका होता था, यहाँ परचेज रिटर्न के साथ आएगा। और ये याद रखना, ऊपर पहले डेबिट कर रहे थे, अब क्रेडिट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, टू इम्पोर्ट जो भी जीएसटी था, मैं मान के चलता हूँ आईजीएसटी था फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं 10,000 के गुड्स वापस किए, 5% जीएसटी था जस्ट एज एन एग्जांपल, तो कितना हो जाएगा बेटा 500, तो टोटल 10,500 रोहित से रिवर्स हो जाएंगे। समझ आया कैसे बनाया एंट्री मैंने? क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसमें कॉमन गलती क्या होती है, अब बच्चों को दिमाग में ये तो आ जाता है रिवर्स करना है, क्या करेंगे, रोहित टू परचेज रिटर्न टू आउटपुट आईजीएसटी। ओ भाई इनपुट को रिवर्स करना है, आउटपुट को लगाना नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो जो पहले इनपुट डेबिट हुआ था वो कहाँ कहाँ क्रेडिट हो रहा है वो हम सीख रहे हैं। ठीक है हाँ जी, तो आप अगर देखो तो ये वाला केस हो गया एक, तो इसके अलावा और क्या केस है भाई, परचेज रिटर्न हो गया। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो, आपके 6 एक्सेप्शन सिखाए थे, 6 या 7 एक्सेप्शन थे जिन केसेस में परचेज अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता था सॉरी गाइस, जब आप जर्नल एंट्री सीख रहे थे बेटा, तो मैंने बताया था ना कि परचेज इज ऑलवेज डेबिटेड एक्सेप्ट, वो एक्सेप्शंस कराए थे ना 6-7, तो उन 6-7 एक्सेप्शन में परचेज क्रेडिट होता था। अब वही सारे एक्सेप्शंस यहाँ पर हैं, उन्हीं एक्सेप्शंस में ना केवल परचेज क्रेडिट होगा, साथ में जीएसटी भी रिवर्स होगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन